नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज चल रही है सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, एमपी टेट वर्ग 2 की 3000 एमसीक्यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं। 3000 प्रश्नों का संग्रह रहेगा आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका यह प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा रहेगा। पूरा एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ रहेगा, पूरा ए टू जेड वही प्रश्न, वही लेवल आएगा, वही लेवल के प्रश्न हम करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये 3000 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट पहला हम कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की, जिसमें आई बटन पे ऑलरेडी आपको लिंक के साथ साथ आज के प्रश्नों की शुरुआत हम कर रहे हैं। और ज़्यादातर सोशल साइंस में हमने देखा है कथन से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट करने वाले हैं। कथन हमारा दिया गया है कि अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली स्थापित की तथा तार व्यवस्था की शुरुआत की। कारण किस लिए है? क्योंकि 1854 ईस्वी में कलकत्ता से इलाहाबाद के मध्य पहली तार लाइन को प्रारंभ किया गया था। अब आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, ए आपका जो ए सही है किंतु आर गलत है। अंग्रेजों ने कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली स्थापित की तथा तार व्यवस्था की शुरुआत की थी, लेकिन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से इलाहाबाद के मध्य पहली तार लाइन को प्रारंभ किया। यह हमारा आर कथन गलत है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे, आपके अगले प्रश्न की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। सुमेलित करना है दोस्तों। लेखक और संबंधित भाषा दी गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अप्पा राव, फकीर मोहन सेनापति, के सुब्रमण्यम भारती। सभी लोग बताइए। जैसे वर्ग 1 में लेवल पूछा गया था दोस्तों, उसी लेवल के बिल्कुल निचोड़ आपका तैयार किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला, अप्पा राव तेलुगु, फकीर मोहन सेनापति उड़िया, के सुब्रमण्यम भारती तमिल। बिल्कुल सेम टू सेम सामने दे दिया गया है कंफ्यूजन करने के लिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए, टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, ये सारे पीडीएफ फाइल्स फ्री में आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, जायसवाल सर आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल देने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ये सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को जरूर अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। अब इनमें से फसलों पर विचार करना है। कपास दिया गया है, मूंगफली दी गई है, ठीक है। और कपास, मूंगफली के बाद आपका धान, चावल, गेहूं दिया गया है। इनमें से कौन सी खरीफ के फसलें दी गई? देखिए, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, इसके साथ साथ आपका जो अन्न फसल दिया गया है धान, चावल, गेहूं, ये हमारे क्या है, कौन सी फसल हो जाएगी? तो देखिए, धान जो हमारी, गेहूं जो फसल है, ये हमारी खरीफ की फसल नहीं होती, ये रबी की फसल कहलाती है। बाकी धान हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, ये हमारी कौन सी है? देखिए, बारिश जो जून जुलाई में बोई जाती हो, कपास, मूंगफली, धान सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, लेकिन गेहूं सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है, अप्रैल मार्च में काटा जाता है। ये क्या हो गया? रबी की फसल हो गई। तो खरीफ की फसल ठंडी में होती है, गर्मी में, ठीक है, ठंडी में काट ली जाती है, लेकिन रबी की फसल है, गर्मी में काट ली जाती है। ये चीज़ें ध्यान देना। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्नों की। अगला जो प्रश्न है 800 ईसा से लेके जो है आपके 1200 ईसा के बीच निम्नलिखित में से गुजरात के किन नगरों का विकास व्यापारिक केंद्र के रूप से हुआ था? तो ये दोस्तों अपनिलवाड़ और चांपनेर, ए व बी दोनों हो जाएगा। जी हाँ, 1800 से 12 ईस्वी के बीच निम्नलिखित में से गुजरात के जिन नगरों का विकास व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ था, आपका अनिलवाड़ और चांपानेर। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा नो डाउट सही हो जाएगा, ठीक है।
आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, जैव उपापचरण से क्या तात्पर्य होता है? तो जैव उपचारण से तात्पर्य क्या होगा, सभी लोग बताइए। जैव उपचारण से तात्पर्य होता है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले या टॉक्सिक पदार्थों के निष्कर्षण से होता है। जैव उपचारण से तात्पर्य जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों के निष्कर्षण से होता है। इसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र के संबंध में कथन है, देखिए यह एक विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों में विभक्त होता है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन की सामग्री मिलती है। लेकिन इसमें पहला और 7वां अधिकरण प्राचीन है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में कथन असत्य दिया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इंटरेस्टेड प्रश्नों। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, कथन दिया गया है कि सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों, अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे से करते हैं। कारण यह है कि सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जैसे एग्जाम में दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका ए और दोनों सही दिए गए, क्योंकि आर क्या कर रहा है, एक ही व्याख्या कर रहा है कि सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे से करते हैं, क्योंकि सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। महाप्रभु चैतन्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो महाप्रभु चैतन्य संबंध में कथन देखा जाए तो आरंभिक सूफियों की भांति चैतन्य ने संगीत गोष्ठी को लोकप्रिय बनाया। चैतन्य के अनुसार उपासना, प्रेम, भक्ति एवं नृत्य और संगीत में निहित थी। तो इनमें से हमारा पहला और दूसरा दोनों सही दिए गए, इसलिए सी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारा जो अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के संदर्भ में जो कथन दिया गया है कि यह मानवाधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह दुनिया भर के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। तो दोनों सही है, ए सी वाला ऑप्शन सही कर। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। और अगला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि 1773 के नियामक अधिनियम के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करना है। 1773 का जो नियामक अधिनियम हुआ था उसके संबंध में हमें विचार करना है। और नीचे आपके कूट दिया गया है, ABCD करके ऑप्शन से दिया गया है। तो यहाँ पे हमें देखा जाए 1773 नियामक अधिनियम के संबंध में कि इसने ब्रिटिश राज को मुंबई में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था। तो यहाँ पे हम तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे। देखिए वही प्रश्न किए जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अखबार के समकालीन था। तो अखबार के समकालीन कौन था, गोस्वामी तुलसीदास। अखबार के समकालीन अगर पूछा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं। इसी के साथ ही अगला जो प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के संदर्भ में सत्य नहीं दिया गया है। देखिए धन विधेयक आप परिचित होंगे। देखिए धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये गलत है।
क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। ये सही है, लेकिन पहला ऑप्शन जो गलत दिया गया है कि धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और प्यारा सा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, और इसका अर्थ क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंक जो है बैंकों के रूप में कार्य करता है, मतलब यह अन्य बैंकों को क्या करता है, नगद कोष के एक अंश को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह अल्पावधि के लिए नकदी देता है, यानी कम समय के लिए। यह व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियमन और नियंत्रण करता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन यह भारतीय रिजर्व बैंकों या बैंकों के रूप में कार्य करता है, तो इन तीनों के रूप में कार्य करता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा किया जाता है। तो जो तटीय स्थलाकृतियां होती हैं, इनका निर्माण आपके समुद्री कंदराएं, स्टैक, तटीय मोहर, मुहराब, समुद्री मृगभुट, ठीक है, तो इन चारों में से जो है चारों तटीय स्थलगतियों का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा किया जाता है। प्रश्न आ गया कि समुद्री तरंगों द्वारा निर्माण किसका होता है, किन स्थलाकृतियों का। तो समुद्री कंदराएं, स्टैक हो गया, तटीय मेहराब हो गए, समुद्री भृगु हो गया, ये चारों हो गए। इसलिए जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा दिया रहेगा वह हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में हमारे चार यहाँ पे कूट दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में देखा जाए दोस्तों, यहाँ के पेड़ की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह झड़ जाती है। क्या होता है, यहाँ के पेड़ की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह से झड़ जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं। अगला, सुदूर दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहकर संबोधित किया जाता है। तो सुदूर दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होते हैं, इनमें आपके तमिस्कम कहकर जो है संबोधित किया जाता है। क्या कहकर, तमिस्कम करके संबोधित किया जाता है। अगला, कि शेर शाह ने किस सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। शेर शाह ने किस सुल्तान के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। इसी के साथ ही आपका जो है अगला प्रश्न है कि कल्हर द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपके चंद्रगुप्त शासन से संबंधित नहीं है, ना ही आपके गीतों के है, ना ही कृष्णदेव के है। तो कल्हर द्वारा राजतरंगी जो है आपके कश्मीर के इतिहास से संबंधित हो जाता है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला है, उपनिषदों के संदर्भ में कथन करना। जो उपनिषद हैं उनके संदर्भ में कथन दिया गया है। तो उपनिषद के संदर्भ में कथन है कि इन ग्रंथों में यथार्थ, विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। उपनिषदों ने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया गया है। तो दोनों हमारे सही है, तो सी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रकूट वंश का महान शासक नहीं था। देखिए, राष्ट्रकूट वंश के महान जो शासक माने जाते हैं और कहे जाते हैं, वह आपके अमोघ वर्ष हो गया, गोविंद ततीय हो गया, इंद्र ततीय हो गया। ये तीनों राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे, लेकिन महेंद्र पाल प्रथम ये आपका नहीं था। इसलिए करेंट क्वेश्चंस डी ऑप्शन को हम चयन कर लेंगे। इसके साथ ही बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। कथन दिया गया है कि 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन बहुत पिछड़े हुए थे। यातायात बैलगाड़ी और तांगों तक सीमित था। तो कथन और आपका कारण दोनों दिया गया है। तो ये यार दोनों सही है, क्योंकि आर कर रहा है, एक ही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि 19वीं सदी के मध्य तक भारत में यातायात के साधन क्या थे, बहुत पिछड़े थे। कारण, क्योंकि यातायात बैलगाड़ी और तांगों तक सीमित थे। ठीक है,
तो हमारा जो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा नो डाउट सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विचार करना है। विदेशी व्यापार के विषय हेतु फ्रांस, तुर्की, ईरान, पीगू में अपने राजदूत को भेजा, चीन के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए, बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो इनमें से कौन सा कथन जो है किस शासक से संबंधित है? ये तीनों कथन जो हैं आपके किस शासक से संबंधित हो जाते हैं? ABCD 4 शासक दिए गए हैं आपका, हैदर अली, टीपू सुल्तान, अली वर्दी खां, सवाई जय सिंह। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा टीपू सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, ये जो विदेशी व्यापार के संबंध हेतु फ्रांस, तुर्की, ईरान और पीगू में अपने राजदूत भेजा, ये तीनों जो है आपके किसके हैं? टीपू सुल्तान से संबंधित हो जाते हैं। इसलिए हम बी ऑप्शन को यहाँ पे चयन कर लेंगे। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्लेलिस्ट इसके बाद बना दिया जाएगा। भारत में सांप्रदायिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सांप्रदायिकता के संबंध में विचार हमारा कथन क्या है कि सांप्रदायिकता के कारण दो राष्ट्र सिद्धांत का जन्म हुआ। मुस्लिम लीग वही मजबूत थी और मुस्लिम लीग अल्पसंख्यक भी थे। और दोनों ऑप्शन हैं कि भारत में सांप्रदायिकता से संबंध कथन जो हमारा पहला और दूसरा सही है, इसलिए हम बी ऑप्शन की बात करेंगे। नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। अगला प्रश्न आ चुका है। कथनों पर विचार करना है कि जिला परिषद राज्य सरकार और ग्रामीण प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जिला परिषद के सदस्यों की सूची में संबंधित जिलों की पंचायत समिति के अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी संसद सदस्य, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्य, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को भी जो है सम्मिलित किया गया है। या आप कह सकते हैं कि राज्य में कृषि, समाज कल्याण, सामुदायिक विकास से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी जिला परिषद पर होती है। तो जिला परिषद से यह प्रश्न पूछा गया है। तो जिला परिषद से हमारा जो कथन सही होता है कि जिला परिषद राज्य सरकार और ग्रामीण प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यहाँ पे केवल हमारा पहला ऑप्शन सही दिया गया है, इसलिए हम केवल फर्स्ट की बात करेंगे। इसके साथ ही आपका जो स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि भारतीय नृत्य के संबंध में कथन विचार करना है। तो भारतीय नृत्य के संबंध में इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। मध्यकालीन मंदिरों के स्थापत्य से नृत्य की झलक मिलती है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए हम सी ऑप्शन को यहाँ पे चयन कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है पारित किया था, मार्च 1940 को। इसके बाद जो है दोस्तों अगला प्रश्न है कि उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए, उत्पादकता के संबंध में कथन देखा जाए कि एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है। उत्पादकता के संबंध में कि एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राजा को क्या कर संबोधित किया था? तो राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने जो है राजा को जो है आपका धर्म प्रवर्तक क्या कह के संबोधित किया? धर्म प्रवर्तक कहकर जो है संबोधित किया था। शेरशाह सूरी का आखिरी अभियान कौन सा था जिसमें तोप से घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? तो शेरशाह सूरी का आखिरी जो अभियान था वह था कलिंजर के अभियान। किसका था? कलिंजर के अभियान में था, इसमें तोप से घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चोल शासक
कार्यकाल के संबंध में कथन पर विचार करना है। तो चोल शासक यहाँ पे कार्यकाल दिया गया है, तो चोल शासक का जो कार्यकाल होता है, तो इसमें जो हमारा सही है वह है उसने पुहार नामक नगर की स्थापना की और पुहार की पहचान वर्तमान में कावेरी पट्टनम से की गई है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए भी ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले। समाज के संबंध में क्या नहीं कहा। देखिए मेगस्थनीज ने जो है मौर्यकालीन समाज में जो है आपके महिलाएं अंगरक्षा का कार्य भी करती हैं। समाज में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। समाज में सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था। लेकिन समाज 4 भागों में विभक्त था। यह मेगस्थनीज के मौर्यकालीन समाज के संबंध में आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन को यहाँ पे सटीक और सही मान लेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सौर मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा शनि ग्रह के पास है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 2 है। यूरेनस ग्रह के उपग्रहों की संख्या केवल 5 है। तो जो सी ऑप्शन है वह हमारा गलत दिया गया है। तो नो डाउट सभी समझ गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए जो सुधार के संबंध में कथन है, उसने 1722 ईस्वी में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान था। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, यानी उपरोक्त सभी है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में जो सुधार है, ये तीनों सुधार कथन बिल्कुल सत्य दिए गए हैं, नो डाउट। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है कि आर्यों की जानकारी के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। कसाइट अभिलेख यानी इराक से आर्य का नाम उल्लेख मिलता है। मितन्नी अभिलेख अर्थात सीरिया से आर्यों की जानकारी मिलती है। लेकिन भारतीय अभिलेख हाथी गुम्फा के आर्यों की जानकारी मिलती है, ये गलत दिया गया है। ये आर्यों की जानकारी के संबंध में स्रोत हमारा जो है डी ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी ये तीनों आपके सही दिए गए हैं। अगला कि भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो भारत के जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है बना रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने कश्मीर से लेकर जिंजी तथा हिंदुकुश से लेकर चाटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया। उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने शासन में हनीफ कानून को अपनाया था। तो देखिए औरंगजेब के संबंध में आपके तीनों कथन सत्य दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। देखिए सोशल साइंस में मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, कूट वाला, शब्द वाला, ठीक है, इस प्रकार के ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें समय लगता है और देखकर कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित करना है। अब अभिलेख में प्राप्त स्थान दिया गया है, अवस्थित दिया गया है। तो देखिए जो बहारपुर है वह दिल्ली है। ठीक है, जागौड़ उड़ीसा, रामपुरवा महाराष्ट्र और सोपारा रामपुरवा बिहार। रामपुरवा कहाँ, बिहार, सोपारा महाराष्ट्र। एक बार और करता हूँ, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। बहारपुर दिल्ली, जागौड़ उड़ीसा, रामपुरवा बिहार, सोपारा महाराष्ट्र। यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। 2143। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगला बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि उत्तर भारत के धार्मिक समूहों के संपर्क में आने से महापाषाणिक लोगों के जीवन में कौन सा बदलाव आया है। जी हाँ, सभी लोग बताइए कौन सा बदलाव आया है।
तो धान रोपनी की परिपाटी का प्रचलन, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न दिया गया है, सूची फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं और कूटों की सहायता करना है। जलवायु प्रकार और जलवायु संकेतक दिया गया है। तो जलवायु प्रकार जलवायु संकेतक में जो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है तो गर्म मरुस्थल BWH, ध्रुवीय प्रकार E, उष्णकटिबंधीय सवाना वन AW, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, यानी सीधा सामने दे दिया गया, फेस टू फेस, बिल्कुल ठीक है। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का तीसरा और डी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी तो सिंपल सी भाषा जो है आप लोग समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ठीक है, इन कथनों पे विचार कीजिए, इनमें से असत्य कथन को पहचानना है। ये बड़ा कठिन बात है भैया। यूरोप के प्रवासियों ने अपनी सबसे पहली बस्ती दक्षिण अफ्रीका वर्ष 1652 में बसाई, ये सही बात है। अफ्रीका में अधिकतर लोगों के द्वारा इतालवी भाषा बोली एवं समझी जाती है, ये गलत दिया गया है। प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित सर्ववाद धर्म को मानने वाले लोग अफ्रीका में निवास करते हैं, ये भी सही बात है। केप टाउन बंदरगाह समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क से जोड़ता है, सही बात है। लेकिन जो BF हमारा कथन कर रहा है ये गलत दिया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि अफ्रीका में अधिकतर लोगों द्वारा इतालवी भाषा बोली एवं समझी जाती, तो अफ्रीका में अधिकतर लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली और समझी जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है, खोजना है जारी। अगला, प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए, प्राचीन काल उत्खनन, जो स्थल को उत्खनन किया जाता था उसमें पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी, सही बात है। उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घटित होती थी, ये भी सही है। लेकिन केवल उत्तर भारत में 100 के 7 औजार भी मिले हैं, ये कथन आपका प्राचीन काल स्थल उत्खनन के संबंध में गलत दिया गया है। इसलिए कार्य इन द क्वेश्चंस बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया है। जंतुओं की जातियां अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि तथा विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती है। पर्यावरण ही जंतुओं की प्रभावित नहीं करता, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। इन कथनों में से जो हमारा कथन है, सारे कथन सही दिए गए हैं। पहला भी दिया गया है, दूसरा भी, तीसरा भी सही कथन दिया गया है। इसके संबंध में अगला जो प्रश्न है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं। मध्यस्थलों की समाप्ति, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये तीनों जो है भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है। लेकिन बहुशफली योजना यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं, इसलिए डी ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। अगला फिर कथन आ गया कि उच्च मानव विकास वाले देश सामाजिक तथा सुशासन में अधिक निवेश करते हैं। मध्यम मानव विकास वाले देशों में सामाजिक सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। निम्न मानव विकास वाले देश सामाजिक सेक्टरों पर अधिक व्यय करते हैं। अब कौन सा आपका कथन सही दिया गया है? तो इनमें से देखा जाए कि मध्यम मानव विकास वाले देशों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता पाई जाती है और निम्न मानव विकास वाले देश सामाजिक सेक्टरों पर अधिक व्यय करते हैं। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही दिए गए। तो दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन हमें सही कर लेना। नो डाउट अगला प्रश्न है, सूची दी गई है, सूची में नदी और उद्गम स्थान दिए गए। नदी और इनका उद्गम स्थान दिया जाए तो झेलम का बेरीनाग झरना, सतलज का राक्षस ताल झील, ब्यास का ब्यास कुंड, रावी का रोहतांग दर्रे के पश्चिमी से। तो सीधा सीधा दे दिया गया, बिल्कुल सीधा सीधा दे दिया गया। ठीक है, झेलम का बेरीनाग झरना, सतलुज का राक्षस ताल झील, ब्यास का ब्यास कुंड, रावी का रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। तो सीधा कनेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है।
बहुत ही आसान है, लेकिन हम कंफ्यूज एग्जाम में हो जाते हैं। प्राचीन कालीन कलिंग देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया? तो प्राचीन कालीन कलिंग देश में जो है, यह वर्तमान के उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश था। उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी, लेकिन उसकी दक्षिणी सीमा नर्मदा थी। यह कथन गलत दिया गया। बाकी सारे कथन प्राचीन काल कलिंग देश के संबंध में सही दिए गए। B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, उनका जन्म आपके महार परिवार में हुआ था। वे हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे, लेकिन वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। यह कथन गलत माना गया है। बाकी कथन आपके सत्यता के साथ दिए गए हैं। सूची है, प्रक्रम दिया गया है, प्रक्रम की व्याख्या दी गई है। अभी इसे भी हमें यहाँ पे करना है, और नीचे आपके कूट वाले ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप जो है पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण कहलाते हैं। एल्बिडो क्या कहलाता है? एल्बिडो जो कहलाता है, यह आपका किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, और समताप रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। और वार्षिक तापांतर क्या कहलाता है? सबसे कोष्ण और सबसे शीत महानों के मध्य तापमान का अंतर जो है वार्षिक तापांतर कहलाता है। तो सूर्य ताप पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण, एल्बिडो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित 10 प्रकाश की प्रसिद्धता, समताप रेखा समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, और वार्षिक तापांतर सबसे कोष्ण और सबसे शीत महीनों के मध्य का तापमान को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। तो सारी चीजें बातें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका ध्रुवीय पवन के संबंध में कथन असत्य कथन बताना है। तो ध्रुवीय पवन के संबंध में सत्य कौन है? कि यह पवन अत्यंत ठंडी और भारी होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। इस पवन में जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति में इस पवन की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। यह कथन हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न की। नदी के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? देखिए, नदी का कार्य है, नदी प्रवाह के क्रम में अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। नदी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण घाटी में ढाल के अनुरूप नीचे की ओर बहती है। नदियां प्रायः मैदानी भागों में महा खड्डों का निर्माण करती हैं। तो ये आपका गलत दिया गया है। तो पहला दूसरा सही है। यही करा कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला कथन सही नहीं दिया गया। दूसरा प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया। अपनी टीटी फैमिली को आपने अवश्य ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये 3000 MCQs की मैराथन क्लास चल रही है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।